हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोग ने आर सॉफ्टवेयर की जो कैलकुलेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात किया। हमने पहले सिंपल कैलकुलेशन लिए कि आर के अंदर हम कैलकुलेशंस को जैसे कैलकुलेटर में करते हैं उसको कैसे करेंगे। फिर हमने डेटा वेक्टर के साथ में कैलकुलेशंस लिए, फिर हमने डेटा वेक्टर और डेटा वेक्टर के साथ में कैसे कैलकुलेशंस होते हैं इसको समझाया। डेटा वेक्टर और स्केलर के साथ में कैसे कैलकुलेशन होगी इसके बारे में बात करी। अब आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी हमारे मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, कैलकुलेशन से, लेकिन ये हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में है। अब एक सवाल आता है कि ये मैट्रिक्स थ्योरी हमको क्यों करना चाहिए। मेरा ये मानना है एज अ टीचर कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर मैं ये समझा सकूं कि ये आप कार्य क्यों कर रहे हो तो शायद आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हम ये मैट्रिक्स थ्योरी यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। शायद आपके ध्यान में होगा कि हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स। तो जब भी हम यूनिवेरिएट से मल्टीवेरिएट में जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का भोजन क्या है? डेटा। उस डेटा को मुझको अपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए देना पड़ता है। अगर हमारे पास यूनिवेरिएट अगर डेटा अगर है तो उसके अंदर हम स्केलर के फॉर्म में या डेटा वेक्टर के फॉर्म में डेटा को इनपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कई सारे वेरिएबल्स पर अगर डेटा है, जैसे हाइट, वेट, एज पर हमारा डेटा है, उसको कैसे अरेंज किया जाए? उसको मुझे अपने इस स्टैटिस्टिकल जो भी कैलकुलेशंस हैं उसको आर के द्वारा करने के लिए आर को कैसे डेटा दिया जाए कि वो समझ सके कि ये हमारा मल्टीवेरिएट डेटा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैंने हाइट, वेट और एज लिया है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 10 और कॉलम वाइज हम कर सकते हैं। पहले कॉलम में हाइट, दूसरे कॉलम में वेट और तीसरे कॉलम में एज। अब आपने कभी सोचा कि इस तरह का डेटा अगर हम देना चाहें तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या आर को कैसे समझाएंगे कि ये कौन सा गणित का रूल है जिसके द्वारा हम आपको ये डेटा एंट्री कर रहे हैं। अब आपने गणित में पढ़ के रखा है मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में। मैट्रिक्स थ्योरी में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो हमारी रोज़ और कॉलम में अरेंज होता है और हर एक एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है कि हमारा दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, या दूसरे कॉलम पर हमारा पांचवा एलिमेंट, या दूसरे कॉलम और तीसरी रो का एलिमेंट। तो उसी तरीके की जो हमारी मैट्रिक थ्योरी में कैलकुलेशंस होते हैं, कंप्यूटेशंस होते हैं, और डेटा को हम किस प्रकार से आर को समझाएं कि वो उसी डेटा को समझ सके जिस डेटा को हम उस मैट्रिक्स फॉर्म में देना चाहते हैं। इसके लिए हमको मैट्रिक्स थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप देखोगे बाद में कि जब भी हम अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की बात करेंगे उसमें से डेटा इनपुट करने के लिए एक हमारा ऑप्शन होता है मैट्रिक्स, कि हम अपने डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में दें। अब जो मैट्रिक्स मुझे आती है और जो मैट्रिक्स आर को आती है, दोनों को एक ही चीज़ आना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार से आर को मैट्रिक्स समझाई गई है वही अब मुझको आज समझना है। तो जो मैंने अपने क्लासरूम में टेक्स्ट बुक में मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ के रखी है उसको आर को कैसे देना है, आर को कैसे समझाना है, आर को कैसे इनपुट देना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी को मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में आता होगा। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स थ्योरी के जो नियम होते हैं, चाहे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वो नियम हमारे आर के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और आर उनका किस तरीके से पालन करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आज अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आर को मैट्रिक्स थ्योरी कैसे समझाई जाए। ओके, सो अब पहली बात तो आती है कि मैट्रिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स हमारे एक तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं आर सॉफ्टवेयर के अंदर में, और जिनका हमको भिन्न भिन्न तरीके के कैलकुलेशन करने में बहुत इस्तेमाल पड़ता है। मैट्रिक्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स हमारा एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जहां पर हमारे पास उदाहरण के लिए पी रोज और एन कॉलम्स होते हैं। आपको याद होगा अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स होती है तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो आपकी रो नंबर 1 होती है, फिर आपकी यहाँ पे रो नंबर 2 होती है, और इसी तरीके से आपके यहाँ पे रो नंबर पी होगी, और यहाँ पर आपके पास कॉलम्स होते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और करके से कॉलम नंबर n।
तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू अगर हम लिखते हैं सपोज 23, तो हमारी ये क्या है, ये हमारी पहली रो और पहली कॉलम की वैल्यू है। इसी चीज़ को अगर हम अपने यहाँ पर अगर हम दिखाते हैं कि अगर हमको इसी चीज़ को अपने आर सॉफ्टवेयर में दिखाना है, तो अगर हमको मान ली कोई यहाँ पर हमारी एक ith रो है और यहाँ पर हमारा एक jth कॉलम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी। इसको हम किस प्रकार से दिखाया जाए? तो जब हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं तो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर नोटेशन होता है कि अगर मुझको अपने ith रो और jth कॉलम के किसी एलिमेंट को दिखाना है तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं xijx और ij को सबस्क्रिप्ट में लिख करके। हम इसी चीज़ को जब अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है कि उसको हम इस तरीके से लिखते हैं x और स्क्वायर ब्रैकेट में ij, राइट। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर के p तक, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से n तक, राइट। आर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है, उसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई स्ट्रिंग हो सकती हैं, लेकिन जब हम गणित की भाषा में बात करते हैं तो यूजुअली हम मैट्रिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी रियल नंबर्स हमारी होती हैं। तो यहाँ भी हम यूजुअली अपने इन रियल नंबर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको कैसे यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, राइट। चलिए इसको समझने के लिए हम एक कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कोई एक 4/2 की मैट्रिक्स दिखानी है। 4/2 का क्या मतलब होता है कि अर्थात इसमें 4 रो हैं और 2 इसमें से कॉलम्स हैं। तो किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमारा कमांड होता है, हमारा बिल्ट इन फंक्शन एक्चुअली में है मैट्रिक्स, MATRIX। अब कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके मिनिमम 3 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर आपको उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि उसके अंदर कितनी रो होंगी, कितने कॉलम होंगे और उसके अंदर किस डेटा को एंट्री किया जाना है। तो अगर हम कहते हैं कि 4/2 की मैट्रिक्स अगर हमारी है तो यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस पर उनकी वैल्यूज दी जाएंगी। तो देखिए मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए अब 3 पैरामीटर्स में अगर हमको नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करना है तो हमारा पैरामीटर होता है n रो, NROW। हमने यहाँ पे लिख दिया n रो इज इक्वल टू 4। कॉलम्स की संख्या को दिखाने के लिए हमारा कमांड होता है ncol, NCOL इक्वल टू 2। और डेटा में हमको 8 वैल्यू चाहिए, तो आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 8 वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको मैंने डेटा के साथ दे दिया, डेटा इज इक्वल टू C 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखोगे ये जो n रो है, n कॉल है, डेटा है, ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इनको आप कहीं और के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो मैट्रिक्स के अंदर, कि जब आप डेटा लिखोगे उसके अंदर आर को यही समझ में आएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर किस वैल्यू को कहाँ पर असाइन करना है। आप जब लिखोगे n रो n कॉल तो आर को समझ में आएगा कि इसमें हमको कितनी रोज और कितने कॉलम्स दिखाने हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को जब आप अपने आर सॉफ्टवेयर में दिखाओगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का आउटकम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी हैं रोज 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके क्या है कॉलम्स, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और उसके अंदर जो इस सिंटैक्स ने कमांड मैट्रिक्स ने डेटा की वैल्यू जो 1 से 8 तक की थी उनको कैसे असाइन किया है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद ये अगले कॉलम पर आ गया 5 6 देन 7 एंड देन 8, राइट। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेटा हमारा यहाँ तो कॉलम वाइज अरेंज हुआ है, लेकिन क्या ये रो वाइज भी तो अरेंज हो सकता था, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए इसका आपका यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर का आउटकम भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो n रो है कमांड है, ये आपके मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी उसके बारे में बताएगा, n कॉल आपको मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे उनके बारे में बताएगा, और डेटा आपको इस मैट्रिक्स में क्या क्या डेटा होगा उसके बारे में बताएगा, और ये जो वैल्यूज़ होंगी ये आपके डेटा को कॉलम वाइज असाइन करेंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। पहले कॉलम वाइज, फिर ये उठ करके पहले कॉलम में, फिर ये दूसरे कॉलम में, और इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा, राइट। अब इसमें से एक ऑपरेशन ये होता है कि अगर मुझे अपने किसी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर इस्तेमाल करना है तो उसको कैसे लिखा जाए। तो इस मैट्रिक्स में किसी सिंगल एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसका कमांड हमारा होता है उस मैट्रिक्स का नाम, तो जैसे मैंने यहाँ पे x दिया हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो i और j लिखेंगे। i का मतलब है कि रो की क्या संख्या है और j का मतलब है कि कॉलम की क्या संख्या है, राइट।
तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया था जब हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर कर रहे थे कि आर में हमारे पास जो डिफरेंट तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इनका हमारा अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक इस्तेमाल बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एड्रेस करने के लिए जो उसका लोकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहाँ पे x32, ये x32 क्या हुआ, x मैट्रिक्स हमारी, ये देखिए ये है। यहाँ पर मैंने जब कहा x32, इसका क्या मतलब है, थर्ड रो हमारी ये वाली हुई जिसके अंदर हमारे 3 और 7 दो एलिमेंट्स हैं। और ये 2 का क्या मतलब है, सेकेंड कॉलम हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ। तो अब सेकेंड कॉलम में आप अगर देखोगे, अगर हम यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये हमारी थर्ड रो थी, ये हमारी सेकेंड कॉलम था, इनके इंटरसेक्शन पे कौन सी वैल्यू आ गई, 7, और यही वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पर आ गई, राइट। और एक अन्य भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ये जो 7 वैल्यू थी इसको बाहर निकाली, तो 7 वैल्यू का जो हमारा एड्रेस क्या था, 3,2, उसको मैंने x 3,2 के फॉर्म में लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज मिल गई, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारा रो वाइज अरेंज होना चाहिए, अभी तो डिफ़ॉल्ट हमारा कॉलम वाइज था, तो उसको अब आर को कैसे इन्फॉर्म किया जाए, तो मैंने क्या किया, अपने पहले वाले कमांड में ही मैंने एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, बाई रो इक्वल टू ट्रू। तो ये जो बाई रो होगा, ये हमारा कमांड है आर को इन्फॉर्म करने के लिए कि उसको जो डेटा वैल्यूज दी जा रही हैं उनको रो वाइज अरेंज करना है कि उनको कॉलम वाइज अरेंज करना है। और ये जो हमने वर्ड लिखा है ट्रू, TRUE, अपर केस अल्फाबेट्स में, ये हमारा रिजर्व्ड वर्ड होता है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। हम ट्रू की जगह खाली कैपिटल T भी लिख सकते हैं। तो जब हमने कर दिया बाई रो इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब है कि आर समझ रहा है कि मुझे डेटा रो वाइज अरेंज करना है। और अगर मैंने लिखा है कि बाई रो इज इक्वल टू फॉल्स, का उदाहरण के लिए, या मैंने कर दिया कैपिटल F, इसका मतलब होता है कि बाई रो हमारा फॉल्स है, अर्थात आर को समझ में आ रहा है कि मुझे डेटा को रो वाइज अरेंज नहीं करना है, अर्थात हमको उसको कॉलम वाइज करना है। और यही हमारा डिफॉल्ट होता है, जो मैंने आपको पहले के उदाहरण में यहाँ पर देखिए जो दिया था, राइट। यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट आ रहा है हमारा कि यहाँ पे हमारा बाई रो हमारा फॉल्स है, राइट। तो अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया है और उसी डेटा को हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है जहाँ पे हमारा डेटा 1 से 8 तक का है। अब ये डेटा हमारा रो वाइज अरेंज हो रहा है, पहली वैल्यू हुई 1, दूसरी वैल्यू हमारी पहली रो में गई, और जब वहाँ पे काम खत्म हो गया तो ये अगली रो में आई 3, फिर अगली वैल्यू गई 4 दूसरी रो में, फिर ये तीसरी रो में 5 और 6 को उसने असाइन किया, फिर ये 7th और 8th को उसने चौथी रो में असाइन किया, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाई रो इक्वल टू ट्रू का इस्तेमाल करने से हमारा डेटा रो वाइज अरेंज हो जाता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है, बाई रो इक्वल टू फॉल्स हमारा डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप जब भी कभी ऑपरेशन लिखिए तो हर चीजों को साफ साफ लिख दीजिए। बाई रो इक्वल टू फॉल्स आप अगर लिख देंगे तो कोई भी इंसान अगर उसको समझेगा, या अगर कभी आपको भी कंफ्यूजन होता है कि इसका डिफॉल्ट क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा डेटा रो वाइज अरेंज हुआ है कि कॉलम वाइज अरेंज हुआ है। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो हम आपको इन मैट्रिक्स को जरा सा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा भी देते हैं, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इस मैट्रिक्स को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सपोज x इक्वल टू मैट्रिक्स, और यहाँ पर मैंने दे दिया n रो, नंबर ऑफ रोज को कर दिया सपोज 4, और n कॉल को कर दिया मैंने सपोज 2, और डेटा मैंने क्या दे दिया, C 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। अब देखिए यहाँ से जब इसको मैंने एंटर किया तो हमारा x हमारी इस तरह की मैट्रिक्स आ गई, राइट। इसी में चलिए एक हम मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ से 8 को हटा देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए इसने मुझे क्या किया, वार्निंग दे दी। और अब इस केस में आपका क्या हो गया, x आपका इस तरीके से आ गया। आप देखोगे कि पहला कॉलम तो वैल्यू सही आई, दूसरे कॉलम में वैल्यू 5 6 7 आई, उसके बाद में 8वीं जगह पे उसको वैल्यू नहीं मिली, तो उसने डेटा की जो पहली वैल्यू थी उसको उसने रिपीट कर दिया, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही सावधान होकर के काम करना पड़ता है कि अभी कभी भी अगर वार्निंग मैसेज आ रहा है तो एक बार देखिए जरूर कि क्या यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो अब हम चलिए अपनी पहले वाली मैट्रिक्स को ही हम क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारी सही मैट्रिक्स थी। अब इसी मैट्रिक्स में आप अगर देखिए ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें से अगर हमको मान लिए x 2,3, हम जो सेकंड सपोज 2,2 करते हैं, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू है हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 6 आ गई। कौन सी वैल्यू हुई, ये हमारी सेकंड रो और ये हमारा सेकंड कॉलम है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। और इसी वैल्यू को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कर दें x 2,3, तो देखिए क्या होगा, ये क्या देगा, नहीं, सब्स्टिट्यूट आउट ऑफ बाउंड। क्यों, यहाँ तो थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो ये आपको वैल्यू कैसे देगा। ऑन द अदर हैंड कि अगर आप यहाँ पे x 3,2 करते हैं तो देखिए ये आपको वैल्यू दे देगा। कौन सी वैल्यू, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, 7, राइट। तो ये आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। अब
इसी कमांड को अगर हमने जो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं बाई रो इज इक्वल टू ट्रू, राइट, और इस मैट्रिक्स को हम एक नया नाम से हम दे सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि मैंने अपनी एरो की को इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत बार अपने पहले वाले कमांड्स को आसानी से रिपीट कर सकता हूँ। ये आप भी कर सकते हो, इसमें से कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप देखिए, ये आपकी y आ गई और y और x में इतना फर्क है कि बाई रो इक्वल टू ट्रू और बाई रो इक्वल टू फॉल्स का फर्क है। तो यहाँ पे देखिए, जब बाई रो इक्वल टू फॉल्स था तो आपकी मैट्रिक्स इस तरीके से आई थी, डेटा हमारा कॉलम वाइज अरेंज हुआ था, और जब हमारा y हमारा यहाँ पर आया है तो इसमें से डेटा हमारा रो वाइज अरेंज हुआ है, राइट। तो ये आपने देख लिया कि ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं और आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम यहाँ अपनी एक्स मैट्रिक्स को ये वाला फिक्स कर लेते हैं और इसके ऊपर हम अपने बाकी ऑपरेशन करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई अगर एक डेटा आता है जो आपका एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है, तो उस डेटा को देख करके अगर आप उस मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को बाहर निकालना चाहें तो उसको कैसे निकाला जाए। जैसे आपको उसकी डायमेंशन निकालने की कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। तो अगर आपको दोनों रोज़ और कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारा कमांड होता है डिम मीन्स डायमेंशन, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे x। तो आपने जैसे 4/2 की मैट्रिक्स क्रिएट करी है, कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली, ये 4/2 की मैट्रिक्स है। तो इसने आपको बता दिया कि यहाँ पर 4 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अगर आपको खाली नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में पता करना है तो हमारा कमांड होता है n रो नंबर ऑफ रोज़ पता करने के लिए और n कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने के लिए। तो ये आपको उत्तर दे देगा 4 और 2, राइट। तो इसमें से देखिए आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैट्रिक्स में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जरा से हेल्प मेन्यू देखिए। हेल्प कैसी ली जाती है इसके बारे में मैंने आपको जो आरंभ के कुछ लेक्चर्स थे वहाँ पे दिखाया था। तो अगर आप हेल्प मैट्रिक्स अगर टाइप करते हो, आपको देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पर आपको मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स, इज मैट्रिक्स इत्यादि के आपको डिफरेंट और इसके आगे आप अगर देखोगे आपको बहुत कुछ यहाँ पे पता चलेगा। बट इसके पहले आपको मैं डिमेंशन कमांड के बारे में दिखा दूँ। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए डिमेंशन ऑफ एक्स करते हैं तो ये हमारा 4,2 आ जाएगा, और ऐसी अगर हम n रो ऑफ अगर हम x करते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, n कॉल ऑफ x करते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए हेल्प अगर हम मैट्रिक्स को यहाँ पर करते हैं तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास देखिए खुल के आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, राइट, देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, राइट। तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कुछ एक खास तरीके की मैट्रिसेस अगर आपको क्रिएट करनी है तो उनको कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई एक ऐसी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है जहां पर सारी वैल्यूज एक सी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक 4/2 की मैट्रिक्स हम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हर एक वैल्यू हमारी 5-5 हो, 5-5 ऐसे करके। तो इसका कमांड हमारा बहुत ही सिंपल है। हमने अपना मैट्रिक्स कमांड को लिखा, यहाँ पे n रो किया 4, n कॉल किया 2 और डेटा को कर दिया 5। तो अब आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स आपको जो मिली इसमें सारी की सारी वैल्यूज हमारी 5 के बराबर हैं। इस तरह के ऑपरेशंस आप देखोगे जब भी हम अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में करते हैं तो बहुत जगह पे हमको इस तरह का काम पड़ता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस हमारे वहाँ पे हमारी सहायता करेंगे, राइट। एक आपने मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आपने नाम सुना होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जो हमारे कोई अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 की तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हमारे इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इनकी लोकेशन है 7 8 9। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे डायगोनल पर, ये तो हमारे यहाँ पर इनकी वैल्यू होंगी और जो हमारे इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो हमारे अपर डायगोनल में होते हैं, अर्थात इस जो हमारे डायगोनल है अगर इसके ऊपर के नंबर होते हैं तो इनको हम बोलते हैं अपर डायगोनल, और जो हमारे डायगोनल के नीचे के नंबर होते हैं जैसे ये 3 नंबर, इनको हम बोलते हैं लोअर डायगोनल नंबर्स। तो अगर हमको कोई भी ऐसी अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स तैयार करनी तो उसको किस प्रकार से किया जाए, जैसे एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हमारे हर एक डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1-1 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए आपके पहला तरीका तो वही है कि आप अपनी जो भी मैट्रिक्स कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन है।
वो फंक्शन हमारा है डायग, DIAG। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लोगे तो डायरेक्टली आपको वो डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी जहां पर हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल पर हमारी वैल्यूज होगी। तो उदाहरण के लिए अगर मुझको एक 2x2 की अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो हम लिख देंगे DIAG और उसकी जो वैल्यू डायगोनल पे चाहिए उसको हम लिख देंगे 1 और n रो और n कॉल के द्वारा हम उसमें से रो और कॉलम की संख्या को बता देंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह की डायगोनल मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए डायगोनल पे हमारे क्या हुआ, 1 1 एलिमेंट्स हो गए और ऑफ डायगोनल पे हमारा 0 0 एलिमेंट्स हो गए, राइट। उसी के साथ में एक हमारा मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो हमारे रोज और कॉलम्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। कि अगर हम कह दें कि अगर हमारा x हमारी कोई मैट्रिक्स है ABCD 4 नंबर है तो इसका जो x ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ x विल बी, हम इसमें से अगर हम कर देंगे तो ये हमारा जो पहली हमारी रो है ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके को अगर हमको अपने R में इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे किया है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। तो जैसे मैंने उसी मैट्रिक्स को ले लिया, हमने 4x2 की मैट्रिक्स ली जहाँ पर मेरा डेटा 1 से 8 तक का है और बाई रो हमारा ट्रू है। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे डेटा जो मैंने पहले C 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दिया था उसको मैंने 1:8 करके दे दिया। ये भी हमारा एक तरीका होता है डेटा को इनपुट करने का। तो हमारी X मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। अब इसका मुझे अगर ट्रांसपोज निकालना अगर है तो ये जो हमारी पहली रो है ये हमारी पहली कॉलम बन जाएगी और उस तरीके से हमारा ऑपरेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास कमांड होता है T। अगर हम लिख देंगे T और पैरेंथेसिस में लिख देंगे X तो ये हमारा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे देगा। तो जैसा देखिए मैंने बताया आपको 1 2 हमारा जो पहली रो था पहला कॉलम बन जाएगा, जो 3 4 हमारा है जो हमारा सेकंड रो है ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके का ऑपरेशन आप अगर देखोगे देखिए ये TX से हो जाएगा 1। तो ये आप देखेंगे ये हमारा X का ट्रांसपोज मिल गया मेरे को, राइट। तो चलिए जरा सा इन ऑपरेशन को हम आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा देते हैं कि ये हमारा किस तरीके का हमारा काम होगा। चलिए हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए पेस्ट करके देते हैं। तो X की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी 4/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी जहाँ पर हमारा एलिमेंट 5 होगा। और इसी में अगर आप 5 की जगह अगर 50 भी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे तो X की वैल्यू आपकी 4/2 की मैट्रिक्स बन गई जहाँ पे हर एक एलिमेंट हमारा 50 के बराबर है, राइट। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा ऑपरेशन था कि आपको अपनी डायगोनल मैट्रिक्स अगर तैयार करना अगर है तो अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ पे 2/2 की अगर मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स अगर तैयार करनी है तो मैंने उसी कमांड को लिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने डायगोनल एलिमेंट में अगर आपने 1 की जगह 3 कर दिया है तो देखिए क्या हुआ, जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो आपका 3 3 हो गया। अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स पे अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ को भी डालना चाहते हो, सपोज़ कि हम अपने डायगोनल एलिमेंट्स पर 2 3 करना चाहते हैं तो तरीका बहुत सिंपल है, आप C कमांड को यूज़ करिए और 2,3 कर दिए तो देखिए आपको किस तरह की वैल्यू मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए 2 और 3 देखिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स पर आ गए। तो इस तरह के आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये हम आपको X मैट्रिक्स लेते हैं जो हमने पहले क्रिएट करी थी। सबसे पहले हम X मैट्रिक्स आप देख लीजिए ये आ गई और इसी का अगर मुझे ट्रांसपोज करना अगर है तो देखिए क्या आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें से इस तरह के मैट्रिक्स ऑपरेशन को करना बहुत ही आसान काम है, राइट। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो बहुत ही पॉपुलर हमारे कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस होते हैं जिनका मुझे फ्रीक्वेंटली काम पड़ने वाला है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे संक्षिप्त तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बट ये खाली ऑपरेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है जो भी हमारे मैट्रिक थ्योरी में डिफरेंट तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, चाहे वो जनरलाइज इन्वर्स हो, चाहे वो हेरमिट प्रोडक्ट हो, चाहे क्रॉनिकल प्रोडक्ट हो या इस तरीके के कुछ भी हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन हम उन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम जो भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके बारे में बताएंगे। और इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक तरीके की मैट्रिक्स को डायरेक्ट तैयार करने के कमांड्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड होंगे। तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने देखिए आपके जिस एरिया में आप काम करते हो वहाँ पे किस तरीके की मैट्रिसेस आपको इस्तेमाल में आएंगी, किस तरीके का डेटा आप इनपुट करना चाहोगे, उस तरीके की मैट्रिसेस को कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे तैयार करना है, ये आपको स्वयं सीखना है। तो आप इन चीज़ों को सीखिए और हम आपको अगले लेक्चर में मैट्रिक्स के कुछ और ऑपरेशंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।